मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा विरचित पुस्तक का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें दूसरा पाठ तलाश का अध्ययन जारी है। इसमें प्रथम वीडियो जो मैंने प्रेषित किया था, उसमें भारत के अतीत की झांकी, जिसका वर्णन नेहरू जी ने बहुत विस्तार से किया था, जिसमें साहित्य, इतिहास, सांस्कृतिक जो कुछ भी विरासत था हमारे पास, चाहे वो साहित्यिक हो, सांस्कृतिक हो, ऐतिहासिक हो, हर तरह के विरासत का वर्णन उन्होंने किया और भारत को पश्चिमी दृष्टिकोण से देख करके इसका मूल्यांकन कर रहे थे कि हमारे भारत का अतीत क्या है, बीता हुआ समय कैसा था, हम प्राचीन समय में कैसे महान थे और वर्तमान समय में आखिर गुलाम क्यों हैं और अपने भारत को महान कैसे बनाया जा सकता है, इसमें क्या क्या कमियां हैं और ऐसा क्या था जिसके कारण हमारा देश बहुत मजबूत था, विश्व गुरु बना हुआ था। तो उसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं और अगली हेडिंग है भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति क्या थी और उसकी सीमा। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट हैं। अर्थात भारत की शक्ति का स्रोत क्या था, भारत इतना अधिक शक्तिमान कैसे था, उसकी बाजीगरी का जो विलक्षण व्यक्तित्व था वो कहाँ से आया हुआ था और उसका नाश कैसे हुआ, इसका कारण खोजना एक बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन उसका पतन एकदम समाप्त हो जाना, उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट हैं। जो जल्दी में उसका पतन दिखाई दे रहा है वो तो हमारे सामने है, लेकिन 5000 साल के भारत की जो हम बात करते हैं, वो भारत कैसे इतना मजबूत था और कैसे उसका नाश हुआ, ये जानना बहुत मुश्किल है। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक ज़माने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। भारत क्यों तकनीकी के मामले में, टेक्नोलॉजी में पीछे होता गया और क्यों यूरोप जो पिछड़ा हुआ था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इस तकनीकी विकास के पीछे, इसमें फिर से देखें आगे यहाँ पर, इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नेहरू जी ने ये सोचा कि भारत क्यों आखिर टेक्नोलॉजी में पीछे होता गया और यूरोप कैसे आगे होता गया, तो उन्होंने पाया कि इसके विकास के पीछे वैज्ञानिक चेतना अर्थात विज्ञान के प्रति बुद्धि का जाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना और हौसलामंद जीवनी कॉन्फिडेंस का होना, शक्ति और मानसिकता, इस प्रकार की शक्ति और ऐसी मानसिकता जहाँ होगी वहीं पर टेक्नोलॉजी होगी। जिसके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगी, जिसके पास कॉन्फिडेंस होगा, हौसला होगा और जिसकी मानसिकता इस ढंग से चल रही है, वहीं पर विकास हो सकता है। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया। नए टेक्नोलॉजी के कारण यूरोप के देशों के पास सैन्य पावर आया। उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है कि पश्चिम के देशों ने अपने तकनीकी का विस्तार किया और उस तकनीकी के बल पर बम, गोला बारूद, जो कुछ भी ऐसे हथियार थे जिससे वो परास्त कर सकते थे युद्ध भूमि में किसी को भी, उसके बल पर केवल भारत ही नहीं बल्कि एशिया के लगभग सभी देशों को अपने वश में कर लिया है। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। अब नेहरू जी कहते हैं कि ऐसा हुआ कैसे? इस गुत्थी को, इस समस्या को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? हमारी तकनीकी पिछड़ क्यों गई? ऐसा तो है नहीं हम तकनीकी में आगे नहीं थे, टेक्नोलॉजी हमारे पास भी थी। पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता अर्थात मनुष्य को जो मस्तिष्क का संतुलन है, जो सजग रहना है, और तकनीकी कौशल, टेक्नोलॉजी की जो स्किल है, वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थी। किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है उसके बाद की जो पीढ़ी थी, जो जनरेशन थी, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया
और इसलिए धीरे धीरे इस विकास में गिरावट होने लगा। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। ये समझने की बात है, आज भी देश में हमारे रचनात्मक अर्थात क्रिएटिविटी कम है और अनुकरणात्मक प्रवृत्ति ज़्यादा है, नकल करना ज़्यादा है। कोई कुछ करे तो हम नकल करके तुरंत कर लेते हैं, लेकिन खुद से कुछ नया क्रिएटिव करें इसके चक्कर में हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। ये कुछ कमी है आज भी। तो नेहरू जी कहते हैं कि जीवन की लालसा और उद्यम श्रम के प्रति कमी आ ही जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति अर्थात अपनी क्रिएटिविटी का जो रचनात्मकता थी उसका नाश होना और अनुकरण की प्रवृत्ति, नकल करने की जो प्रवृत्ति थी वो धीरे धीरे आ गई। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। नेहरू जी कहते हैं जहाँ कामयाबी के साथ में विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में उसको जानने का लोग प्रयास कर रहे हैं, वहीं हमारे देश में शब्दों के आडंबर से भर करके बड़े बड़े व्याख्याकार भाष्यकार उसको जगह देने में लगे हुए हैं। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। जो कलाएं बहुत ही जटिल थी उसकी जगह अब धीरे धीरे सरल नक्काशी का प्रचलन होने लगा। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली है। अब यहाँ पर मैं साहित्य पढ़ाता हूँ तो ये बात भी बताना बहुत आवश्यक है। कोई भी भाषा, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, जो भी हो, भाषा का सबसे बड़ा गुण ये है कि अपने भावों और विचारों को सामने वाले के पास पहुंचाना और उसके भावों और विचारों को ग्रहण करना। अगर ये काम करने में भाषा असमर्थ होती है तो फिर भाषा का कोई काम नहीं, वो भाषा मरी हुई भाषा है, वो भाषा कमज़ोर भाषा है। तो ये होगा कैसे? बहुत सारे लोग अपनी भाषा में ऐसे ऐसे शब्द ठूंसते हैं कि सामने वाले को उसको समझने के लिए डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है, जबकि नियम यह है कि भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए, जन भाषा होनी चाहिए। और ऐसे लेखक और साहित्यकार जिसने जन भाषा को अपनाया, जो सरलता से एक बार में ही समझ में आ जाए, उसी लेखक और साहित्यकार को प्रसिद्धि मिली। नेहरू जी यहाँ पर कहते हैं भाषाओं के बारे में कि प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह जो भाषा सरल थी, आसान थी, सजीव थी, जिसमें प्राण शक्ति थी, समृद्ध थी, उसकी जगह पर कैसी भाषा आ गई? अत्यंत अलंकृत, छंद व्याकरण से बद्ध भाषा, जटिल साहित्य शैली ने ले ली और अब कठिन से कठिन भाषाओं को लेकर के साहित्य रचना होने लगी, अर्थात अपना पांडित्य लोग दिखाने लगे। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं नेहरू जी। साहसिक कार्यों की लालसा, कुछ हिम्मत वाला काम करने की इच्छा, साहस वाला काम करने की इच्छा और छलकती हुई ज़िंदगी, अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, जिसके कारण सुदूर देशों में, दूर बसे हुए देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार किसी ज़माने में संभव हो सका था, वो धीरे धीरे क्षीण होता चला गया। और हमारे देश में एक ऐसी रूढ़िवादिता ने जन्म लिया कि हमें महासागर को पार नहीं करना है। आपको याद होगा गांधी जी की आत्मकथा सत्य का प्रयोग पढ़ेंगे तो गांधी जी जब विदेश जाने के लिए जिद करते हैं तो उनके परिवार, उनके समाज के लोग उन्हें बहिष्कृत कर देते हैं अपने समाज से, क्योंकि समुद्र पार करके जाने की इजाज़त समाज नहीं देता था। ऐसा माना जाता था कि ये महान पापी है जो समुद्र पार कर रहा है। तो ऐसी रूढ़िवादिता देश में जन्मी जिसके कारण लोग अपने विचारों का प्रचार प्रसार न कर सके। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अर्थात यह जाने बिना कि क्या सही है क्या गलत है, लोग आंख मूंद करके विश्वास करने लगे। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा। धीरे धीरे भारत कमज़ोर होने लगा, वह गतिहीन और जड़ हो गया।
उसकी गति रुक गई, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के रास्ते पर तेज़ी से आगे बढ़ते गए। यही कारण था भारत के उस शक्ति और साम्राज्य के खोने का। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज़ का निर्माण होता। इस तरह क्रमभंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रहे। नेहरू जी कहते हैं कि लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से यह सही सर्वेक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो जड़ता और गतिहीनता का एक जो लंबा दौर रहा होता कि लोग मूर्ख हो गए थे, निराश हो गए थे, अपनी जगह पर रुक गए थे, अंधविश्वासी हो गए थे, अगर ऐसा हो गया होता तो जो पुराना अतीत था वो उससे पूरी तरह से कट जाता। लेकिन लोग अपने अतीत को भी संभाल कर रखे हुए थे और आगे भी नहीं बढ़ रहे थे। बीते हुए चीज़ों को संभाल कर रखे थे, गर्व भी कर रहे थे, हम भारतीय हैं, हमारे पास ये था, हमारे पास वो था, आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के भी चल रहे हैं। तो इस तरह से क्रमभंग नहीं हुआ, भारत में निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे। नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। पुनर्जागरण, फिर से लोगों को जगाना, लोगों के अंदर शक्ति भरना, लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार करना, ऐसी तमाम कोशिशें होती रही और लोग उस रास्ते पर चलते भी दिखाई दिए। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि भारत के लोग ऐसा चाहते थे कि जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं हम उसको भी बचा कर रखें और जो नई चीज़ें हैं उसे भी स्वीकार करके रखें। मार्क्सवाद भी यही सिखाता है, पश्चिमी दृष्टिकोण यही है। दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं, एक है दक्षिणपंथी, एक है वामपंथी, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, दुनिया में जो कुछ भी हुआ वो हमारे यहाँ हुआ और हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं था, सारी अच्छाइयाँ हमारी थीं, वो तो विदेशी जो थे आकर के यहाँ बसे, यहाँ शासन किया और हमारी सारी अच्छाइयों को तोड़ मरोड़ करके गलत पेश किया और हमें बेकार कर दिया। एक है वामपंथी विचारधारा जिसका ये मानना है कि कुछ अच्छाइयाँ हमारे देश में थी, कुछ अच्छाइयाँ अन्य देशों में थीं, हमें वहाँ की अच्छाइयों को भी स्वीकार करना है और यहाँ की अच्छाइयों को भी स्वीकार करना है, यहाँ की बुराइयों को नकारना है और वहाँ की बुराइयों को भी नकारना है। नेहरू जी चूँकि पाश्चात्य दृष्टिकोण से देख रहे थे भारत को, इसलिए उसी विचारधारा को थोपते हैं। अब है भारत की तलाश। भारत की तलाश कैसे करते हैं नेहरू जी? पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ, न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। नेहरू जी ऐसा मानते थे कि भारत में जो मध्य वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली जो है, वो क्रांति कर सकती है, वो परिवर्तन कर सकता है। क्यों? क्योंकि उच्च क्लास के जो हाई क्लास की फैमिली है उनके पास इतनी सुख सुविधाएं और सारे साधन उपलब्ध होते हैं कि वो कुछ नया करने के लिए सोचते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है सब कुछ ठीक तो चल रहा है, क्या ज़रूरत है परिवर्तन करने की, क्या ज़रूरत है कुछ बदलने की। और जो सबसे निम्न क्लास होता है वो अपनी भुखमरी से इतना तंग होता है कि उसके पास उतनी सोच ही नहीं होती, उसकी विचारधारा इतनी मजबूत नहीं होती कि वो क्रांति कर सके। जो मध्य वर्ग है, जो अभाव में भी नहीं है और बहुत भरा पूरा भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्रांति कर सकता है, वह परिवर्तन कर सकता है।
यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी। चूँकि वह भी हाई क्लास बनना चाहता था, उच्च कुल में जाना चाहता था, ऊंचे दर्जे प्राप्त करना चाहता था, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा था क्योंकि अंग्रेजी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो उसके अंदर विद्रोह की चेतना जागृत हो गई, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेज़ों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये चाहते थे जो काम अंग्रेज़ कर रहे हैं उनके जाने के बाद वो काम हम करें। अर्थात वो डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि 545 रियासतें थी देश में, तो रियासतों का दौर फिर से आए, फिर थोड़ी थोड़ी दूर 2-4-10 किलोमीटर का राजा हो, फिर उस राजा का शासन हो, राज्य हो, ऐसी व्यवस्था वो चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे पुखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हो गए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया हालांकि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है और उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। जो लोग सोच रहे हैं ये चीज़ें उनके लिए कल्पना की चीज़ न हो, ये समझें कि नहीं, ये हकीकत हो सकता है। भारत की उस ग्रामीण परिवेश में रहने वाले उन लोगों का जीवन भी सुधर सकता है, वो अंग्रेजी चंगुल से बाहर आ सकते हैं। ऐसा न लगे कि ये केवल कल्पना की बातें हैं। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूँकि मैंने उनमें बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसीलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। जब हम किसी से ज़्यादा अपेक्षा करते हैं और पूरा नहीं होता तो निराश होते हैं। जब उम्मीद ही नहीं करते, ये सोचते हैं कि जो होगा अच्छा होगा, तो जितनी भी सफलता मिलती है उसी पर खुशी होती है। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता, मजबूती और अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। वो कौन सी परंपरा? परस्पर सहयोग और अपने आत्मसम्मान की परंपरा। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया, फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। जो मैंने अभी बताया कि पाश्चात्य दृष्टिकोण से नेहरू जी देख रहे थे भारत को, और जो सार्थक दिखा, जो निरर्थक दिखा, दोनों का वर्णन कर रहे थे। वो मानते थे कि भारत हमारा विविधताओं का देश है। अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ, अलग अलग प्रकार की भाषाएं, अलग अलग प्रकार के खान पान, रहन सहन, सब कुछ अलग होने के बावजूद भी सबकी मानसिकता एक है, क्योंकि ये भारत है। जबकि एक ऐसी विचारधारा है जिसे दक्षिणपंथी कहते हैं, उनका मानना ये है कि भारत एक है और यहाँ सब कुछ एक होना चाहिए। एक राष्ट्र है तो एक भाषा हो, एक प्रकार का रहन सहन हो, एक प्रकार का पहनावा हो, सब कुछ सिमिलरिटी जो अपने एक देश को प्रेजेंट करें। और भारत क्या है? ये विविधताओं का देश है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी या केरल जाएं तो दोनों में काफ़ी कुछ अंतर दिखेगा, या आप गुजरात से लेकर के पूर्वोत्तर के राज्यों में चले जाएं तो बहुत कुछ विविधता आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन सबके अंदर भारतीयता भरी हुई है। यही भारत की खूबसूरती है। इसे ही भारत की खूबसूरती को नेहरू जी निहार रहे होते हैं और भारत पर गर्व करके इसका मूल्यांकन कर रहे होते हैं।
तो आगे के अंश में हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे, भारत माता। इसको पढ़ने के लिए मैं प्रेषित कर रहा हूँ, आप इसे पढ़ेंगे और आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद कुछ हद तक इस पुस्तक के बारे में समझ में ज़रूर आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई शब्द न समझ में आ रहा हो, तो उसका अर्थ आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी था व्हाट्सएप पे। आप लोग भी आमंत्रित हैं ऐसा प्रश्न पूछने के लिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।